हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार, प्रवक्ता मनोविज्ञान डाइट हमीरपुर। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस ऑनलाइन सेशन में। डियर ट्रेनिंग्स, आप जानते हैं हम चर्चा कर रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में, और व्यक्तित्व को जानने के लिए, संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन करने के लिए हम व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या आजकल कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अनेकों सिद्धांत व्यक्तित्व के बारे में दिए हैं। इनको आसानी से समझने के लिए हमने इनको विभिन्न अप्रोचेज में कैटेगराइज करा है। वो अप्रोचेज आपको याद होंगी। 4 अप्रोचेज के अंतर्गत हम इन सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। एक टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच और टाइप कम ट्रेट अप्रोच, और अंत में साइकोडायनेमिक अप्रोच, जो कि विकासवादी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो आज हम चौथी अप्रोच के अंतर्गत उन सिद्धांतों का जिक्र करेंगे जिनमें विकास के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। तो इसमें मुख्यतः 2 थ्योरीज आती हैं। एक सिगमंड फ्राइड के द्वारा उनका सिद्धांत रहा साइको एनालिटिक थ्योरी, और दूसरा एरिक्सन का सिद्धांत, जो कि उनका साइकोसोशल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन 2 मनोवैज्ञानिकों के जिक्र हम लोग करेंगे यहाँ पर, एक मनोविश्लेषणवाद को लेकर और एक मनोसामाजिकवाद को लेकर। एक सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत और दूसरा एरिक्सन का सिद्धांत। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी, पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। आप जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड का नाम बहुत प्रसिद्ध है, आप इस नाम से भलीभांति परिचित हैं, और ये सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ये दृष्टिकोण सिगमंड फ्राइड के योगदान पर आधारित है और निश्चित रूप से उन लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक है जिसमें जन सामान्य तथा दूसरे क्षेत्र के विद्वानों को भी समान रूप से प्रभावित किया है। आप जानते हैं फ्राइड एक चिकित्सक थे तथा उन्होंने अपने चिकित्सीय कार्यों के दौरान इस सिद्धांत का विकास किया। फ्राइड मन की आंतरिक कार्य प्रणालियों को जानने के लिए वर्ड एसोसिएशन, मुक्त साचार्य पद्धति का प्रयोग करते थे। यानी कि ये एक ऐसी पद्धति जिसमें व्यक्ति को अपने मन में आने वाले सभी विचारों, अनुभूतियों तथा कल्पनाओं को खुलकर बताने के लिए कहा जाता है, जिसको हम वर्ड एसोसिएशन पद्धति कहते हैं। और दूसरा उन्होंने जो टेक्निक अप्लाई की, जो मेथड अप्लाई किया, वो ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण तथा गलतियों के विश्लेषण के अभिनव उपयोग के लिए सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं। और यह सिद्धांत मानव के मन को चेतना के विभिन्न स्तरों के रूप में देखता है। तो आइए हम सिगमंड फ्राइड के द्वारा मन के बारे में क्या कहा गया उसकी हम चर्चा करते हैं। सिगमंड फ्राइड, आप जानते हैं, 1856 से लेकर 1939 तक का समय के अंतर्गत आते हैं, और इनका योगदान पर्सनैलिटी की प्रकृति को समझने के लिए 2 एस्पेक्ट्स में मुख्यतः बांटा गया, एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट और एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। 2 प्रश्न आपके एक बन जाएंगे, एक संरचना के आधार पर और एक विकास के दृष्टिकोण के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले हम माइंड की टोपोग्राफी को समझते हैं कि मन की क्या स्थलाकृति होती है। मन को 3 भागों में सिगमंड फ्राइड ने डिस्क्राइब किया। एक अनकॉन्शियस माइंड, दूसरा प्री कॉन्शियस या फोर कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड मीन्स अचेतन मन, और प्री कॉन्शियस माइंड मीन्स अगर चेतन या अर्ध अचेतन मन, और कॉन्शियस माइंड मीन्स चेतन मन। तो इस ढंग से अचेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन के रूप में मन की व्याख्या करी। तो आइए हम देखते हैं कि फ्राइड के द्वारा इस व्यक्तित्व की
स्थलाकृति का क्या प्रतिरूप है। अचेतन को अगर हम समझें तो अचेतन संक्षेप में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे मन का। अचेतन मन की सामग्री का अचेतन चेतन में आने का प्रयास अचेतन तर्कहीन तथा अव्यवस्थित होता है और इसकी विशेषता अहम को पराजित कर ये अचेतन हावी होता है। अचेतन मन में अधिक इच्छाएं, व्यक्तित्व अधिक असंतुलन, अचेतन परंतु बहुत गहरी, यानी कि संक्षेप में कहें तो ये हमारी सारी जो आदिम इच्छा हैं उनसे संबंधित है, जो हमारे प्रिमिटिव आवेग हैं, इम्पल्सिस हैं, उनसे संबंधित है। अचेतन मन के बारे में फ्राइड के इन विचारों को बड़ा अहम माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने अध्ययन में अचेतन के मुख्य पहलुओं का विशेषतर अध्ययन किया अपने ड्रीम्स में, अपने उस विश्लेषण में। तो उसके बाद अगर हम चेतना की बात करें तो चेतना के जो मुख्य पहलू यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं, अर्धचेतन, पूर्व चेतना या अर्धचेतन, अगर चेतन भी इसको कहते हैं, सबकॉन्शियस भी कहते हैं। अधिक उत्तेजना को टालना, पूर्व चेतन के विचार कमजोर, शक्ति मिलने पर विचार चेतन में प्रवेश करते हैं। अधिक कम एवं आदतों से जुड़ी सामग्री का एकत्रित करना अचेतन और अचेतन में पुल का कार्य करता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में ब्रिज का काम करता है, मुख्यतः आसानी से समझने के लिए, और अस्वीकृत विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है, सहायक होता है। और जो तीसरा प्रकार चेतना, ये सबसे ऊपरी परत लेयर मानी है चेतन मन की। तात्कालिक जागृति शामिल होती है, लेकिन इसका क्षेत्र बड़ा सीमित होता है। ध्यान बंटने पर चेतन सामग्री पूर्व चेतन में और अचेतन से चेतन या पूर्व चेतन में प्रवेश कठिन होता है। तो ये कुछ एक हिंट्स फ्राइड ने एक नटशेल में, क्योंकि बहुत विस्तृत व्याख्या इन्होंने अपने इस मन के बारे में करी है, तो आइए हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने विशेषता क्या कहा। जो हमारा इस टॉपिक का जो मुख्य कंसर्न है वो व्यक्तित्व को समझना, मन को समझना इस करके जरूरी था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इस करके वो तीन जो पॉइंट्स आपको बताए, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, तो ये तीन पहलू आपको संक्षिप्त रूप में मन की प्रकृति जो स्थलाकृति है उसको आप जरूर समझें, क्योंकि जब हम इसके व्यक्तित्व को साथ जोड़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सबसे पहले द स्ट्रक्चरल मॉडल। फ्राइड डिस्कवर्ड द टोपोग्राफी मॉडल प्रोवाइडेड ए लिमिटेड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। He added the structure model that divides personality into 3 additional structure. जब व्यक्तित्व की संरचना की बात करी तो फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा और उनको नाम दिया ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो। अब ये जो ईड है ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड से संबंधित है, अचेतन मन से संबंधित है। आप जानते हैं कि लगभग 90% का जो हिस्सा है वो हमारा अचेतन मन में, हमें केवल अपने बारे में 10% हमारा जो चेतन मन है वो अपने बारे में जानता है। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी बातें हमारे अचेतन मन में छिपी होती हैं। बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अचेतन मन में निहित होता है। तो ईड उसका पार्ट है। ईड जिसको हम कहेंगे ID, इंस्टिंक्चुअल ड्राइव जिसको हम कहते हैं। तो आइए ईड की हम इन कुछ एक पॉइंट्स को देखें। ईड में सब कुछ वंशानुक्रमित होता है, आवेगों की तत्कालिक संतुष्टि चाहता है, किन्हीं भी सिद्धांतों की परवाह नहीं करता, उसूलों की परवाह की जरूरत नहीं, सभी
अवरोधों से स्वतंत्र होता है, कोई रुकावट नहीं मानता, भय चिंता को नहीं पहचानता, अभिव्यक्ति से सावधानी की आवश्यकता नहीं, और यह पूर्ण रूप से अचेतन है, अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है ईड हमारा। यह वास्तविक उद्देश्य की अभिव्यक्ति करे और सहज प्रक्रियाएं प्राथमिक प्रक्रम द्वारा उन्मोचन होता है। इसके अतिरिक्त जब हम ईगो की बात करते हैं, ईगो हमारा अहम व्यवहार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, जो वास्तव में हम यहाँ पर हैं। यानी कि ईड हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति चाहता है। संक्षेप में, चाहे वो नैतिक हो अनैतिक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक हो असामाजिक हो, उसको कोई लेना देना नहीं। ईड केवल मात्र अपनी डिजायर्स की फुलफिलमेंट चाहता है। एक लाइन में याद रखने के लिए इन सारी विशेषताओं को, जबकि ईड की जो हमारे कुछ एक प्रकृति के कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे समझाने के लिए आपको प्रदर्शित किए गए हैं। अहम व्यवहार को पूर्ण रूप से निश्चित करना, अचेतन अगर चेतन स्तरों पर अहम कार्यरत, ईदम से ही शक्ति मिले, ईदम के उद्देश्य की पूर्ति करे, अहम ईदम से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं, और अहम गति को नियंत्रित करे, अहम पर अहम का भी ध्यान रखे। यानी कि संक्षेप में एक शब्द में कहूँ, ज़्यादा आपको बड़े इन पॉइंट्स को गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, समझने के लिए आप ये कहें कि ये वास्तविकता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जो रियलिटी में देखता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, उस पर आधारित है। ईड हमारी जो डिज़ायर्स है उनकी पूर्ति चाहता है, जो मन में इच्छाएं आती हैं उनकी पूर्ति चाहता है, चाहे वो नैतिक हों चाहे वो अनैतिक हों। लेकिन ईगो जो है वो वास्तविक परिस्थिति को ध्यान में रखकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, वास्तविकता के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और सुपर ईगो की अगर हम बात करें, अहम की कमजोरी का परिणाम, समाज के मानदंडों का प्रतिनिधि, नैतिक अनैतिक में भेद करता है, आंशिक रूप से चेतन, अर्धचेतन और अचेतन होता है, अपना प्रभाव अहम के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। यानी कि इन 4-5 बातों को मैं अगर एक लाइन में समेटूं तो समझने के लिए सरल भाषा में हम ये कहें कि ये अपने आदर्श के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये सुपर ईगो हमारी अपने मूल्यों पर, अपने आदर्शों पर निर्भर करती है। तो इसमें ये आदर्शात्मकता का गुण अंतर्निहित होता है। इज इट क्लियर? ईड हमारी इच्छाओं से संबंधित, ईगो हमारी वास्तविकता से संबंधित, और सुपर ईगो हमारी आदर्शों से संबंधित होती है, सरल भाषा में। इज इट क्लियर? ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि ईड के क्या फंक्शंस हैं। ईड वास्तविक उद्देश्य की अभिव्यक्ति करती है, जैसे मैंने पहले बताया, जो इच्छा मन में आती है उसका प्रदर्शन करती है, एक अवधि में आरामदायक स्थिति में व्यक्ति को रखती है और तनाव को एक स्थिर क्षेत्र में बनाए रखती है। इसकी अभिव्यक्ति आवेगी तथा विवेकहीन ढंग से होती है, यह पूर्ण रूप से अचेतन होती है, और ईदम यानी कि ईड हर व्यक्ति में जन्मजात रूप से होती है, स्थिर होती है, और ईडम में वे आवेग ड्राइव शामिल होते हैं जिससे तात्कालिक संतुष्टि होती है। यानी कि सरल भाषा में कहूँ तो ये व्यक्तित्व का वह भाग है जो कि आदिम आवश्यकताओं और लैंगिक इच्छाओं तथा आक्रामक आवेगों की तात्कालिक संतुष्टि चाहता है। ओके, यह यानी कि सुख के सिद्धांत पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, सुख के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। अतः ईदम केवल एक चीज चाहता है और वह जैविक इच्छाओं से उत्पन्न तनाव से मुक्त होना। उसका उद्देश्य किसी भी तरह से आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक हो, जैसे मैंने आपको पहले कह दिया। यानी कि सुख के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ईड शब्द की उत्पत्ति ये लैटिन भाषा के इट
से हुई थी, जिसमें अभिप्राय व्यक्तित्व का जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जैविक घटक, उससे संबंधित है। ईड में प्रयुक्त आई का अर्थ होता है इंस्टिंक्चुअल और डी का अर्थ होता है ड्राइव, यानी कि ईड का मतलब है इंस्टिंक्चुअल ड्राइव, प्रवृत्ति से जो संबंधित हमारे आवेग हैं उनको हम ईड कहते हैं। अतः ईड का अर्थ मनुष्य की डिज़ायर, इच्छाओं से है और ईदम के सिद्धांतों की परवाह नहीं होती और किसी भी अवरोधों से स्वतंत्र होता है तथा केवल मात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। ओके, अब हम ईगो को ले लें। फ्राइड के अनुसार जन्म के समय ईड से ही होती है। बाहरी वातावरण की शक्तियों से ईदम का ऊपर कोई बल प्रभावित होता है, कई परिवर्तन होने लगते हैं और इन परिवर्तनों से मन का दूसरा भाग ईगो का विकास होने लग पड़ता है। और इसमें ईगो का अर्थ होता है वास्तविकता, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, रियलिटी। अहम चेतन अगर चेतन तथा अचेतन स्तरों पर कार्यरत होता है और इसमें व्यक्ति उद्देश्यों की पूर्ति समझदारी से करता है, सामाजिक रूप से करता है और अहम ईगो पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र नहीं होता, यानी कि ये चिंतन व मनन के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे हमने कहा कि ना, ईड जो वो सुख के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन ईगो जो है वो हमारा चिंतन करता है, मनन करता है, यानी कि यथार्थवादी सिद्धांत के ऊपर आधारित है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। इज इट क्लियर? ईगो के फंक्शन क्या होते हैं? जब हम अहम की परिस्थितियों का मूल्यांकन नहीं कर लेता, आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपयुक्त वस्तु को पहचान नहीं कर लेता, परिस्थितियों की संपूर्णता को ध्यान में रखकर कार्य करता है, यानी कि वास्तविकता से संबंधित होता है। अब हम बात करें सुपर ईगो की, पर अहम की। ये जो परम अहम है, ये शाश्वतकालीन अहम की कमजोरी के परिणाम स्वरूप ही विकसित होता है। इसमें मनुष्य अपने आदर्शों को ध्यान रखकर कार्य करता है। आदर्श अहम में व्यवहार के वे आंतरिक तत्व शामिल होते हैं और परा अहम वास्तविक का नहीं बल्कि आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। सुपर ईगो के फंक्शन, ईड के जो अनैतिक और असमायोजित आवेग हैं की अभिव्यक्ति को परा अहम रोकता है। सुपर ईगो काम करती है कि नहीं, ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सही है या नहीं सही है, ये वैल्यूज़, ये सोशल नॉर्म्स, ये मूल्य मुझे इस काम करने की अंतरात्मा इजाज़त देती है या नहीं देती है। पराअहम की प्रकृति से यह स्पष्ट होता है कि यह ईदम और अहम का विरोध करता है, लेकिन कुछ सीमा तक समानता भी रखता है। और यह ईदम की तरह विवेकहीन नहीं होता, यहाँ पर वो सोच समझकर निर्णय लेता है आदर्शों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, और यह मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है। ये जो हमारी बेसिक जो इंस्टिंक्ट होती हैं उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि ईड में तो मैंने कहा कि कई प्रकार के विचार मन में आते रहते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति चाहता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है ये सामाजिक हैं, असामाजिक हैं, नैतिक हैं, अनैतिक हैं, यानी कि ये सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। इज इट क्लियर? तो ये फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 नाम दिए, ईड वाला, ईगो, सुपर ईगो। ईड हमारी अचेतन इच्छाओं से संबंधित है, अपनी डिजायर की पूर्ति चाहता है। अहम हमारा वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है और पर अहम हमारा आदर्शों के ऊपर या सामाजिक अपेक्षाओं के ऊपर आधारित है। इज इट क्लियर? तो आप इस सारे सिद्धांत को नटशेल में इस ढंग से समराइज कर लें। इस यहाँ पर मैं आपको जो चार्ट डिस्प्ले किया, यह सारे सिद्धांत को आप संक्षेप में इस ढंग से समझ लें। ईड मैंने नीचे लिखा है, नीड्स बेस्ड, यानी कि इच्छाओं पर आधारित। ईगो रियलिटी बेस्ड, यानी कि वास्तविकताओं के ऊपर आधारित। और सुपर ईगो आइडियल स्टेज हमारी
यानी कि आदर्शों के ऊपर आधारित व्यक्तित्व। तो उम्मीद है कि हमारे इस जो साइको डायनेमिक अप्रोच है, जो मनोविश्लेषणात्मक उपागम है, उसके सिद्धांत से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे और इस व्यक्तित्व की इस धारणा को आप इस सिद्धांत के मुताबिक समझने में सक्षम होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।